Hello, aspirants. Welcome to the Hindu analysis. Today is 8th of April. एंड हमारा मेंस मास्टर का सेक्शन में जो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव केयर. सो हेल्थ इंपॉर्टेंट इशू है, हेल्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है एंड हेल्थ इट सेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसर्निंग ये सोशल सेक्टर और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इंटीग्रल अभिन्न अंग है. सो इस टॉपिक से रिलेटेड आप एक ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. सो इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. एंड चूंकि ये आज के द हिंदू में मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो भी हमारे एडिटोरियल वाले सेक्शन है दे आर फिल्ड विथ आर्टिकल्स रिलेटेड टू हेल्थ. इसके पीछे कारण ये है कि कल 7th of April को वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एंड दिस टाइम वर्ल्ड हेल्थ डे का जो सेलिब्रेशन था इसमें WHO ने बोला द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे वाज हेल्थ माई राइट. एंड WHO declared health as fundamental right. Right to health or health is a fundamental right. So accessing to health मतलब health एक ensuring very good health should be integral to human. सो WHO सिर्फ ये नहीं कह रहा कि राइट है, WHO सेइंग इट्स अ फंडामेंटल भी और ह्यूमन भी है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट. सो इसी संदर्भ में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई दिस इज मैटर, वाई दिस मैटर सो मच. सो देखो WHO के ग्लोबल डिक्लेरेशन कर जाने से हेल्थ डजंट बिकम फंडामेंटल राइट जब तक आपके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक आपके संविधान के चैप्टर में इस चीज़ को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता तब तक ये नहीं होगा. जैसे भारत में राइट टू हेल्थ अभी भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस नहीं दिया गया. ऑल्दो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर राइट टू लिबर्टी जो आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हेल्थ विल बी पार्ट ऑफ राइट टू लिबर्टी, बट वो अभी एक तरह से बोल बच्चन है. इट हैज़ नॉट बीन गिवन एनी एक्सप्लिसिट बैकिंग. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट. ना ही अभी तक ये लीगल राइट बना है, ना ही ये लीगल राइट बना है राइट टू हेल्थ. सो इट्स मेनली अ वेलफेयर प्रोग्राम. DPSP में इसके बारे में बात है. सो अभी भी संवैधानिक और वैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस पे दिस हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज राइट इन इंडिया. और वैसे ही विश्व में अन्य कंट्रीज भी जहाँ पे भी हैं जहाँ पे इनकी बात की जा रही है तो WHO के फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देने मात्र से ये फंडामेंटल राइट नहीं बन जाता अनलेस वहाँ के संविधान से भी इस चीज़ को संपुष्टि किया जाए. बट ये इस बात को दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ का एस्पिरेशन क्या है. ग्लोबल एस्पिरेशन को दर्शाता है कि ग्लोबल लेवल पे वी एज ए कम्युनिटी शुड स्ट्राइव फॉर एवरी पर्सन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ. हर व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके सामाजिक और आर्थिक कंडीशन के इररेस्पेक्टिव वो किसी भी तरह के हेल्थ बेनिफिट को लेने में सक्षम हो. एंड ये एस्पिरेशन ये एक तरह का आइडियल है जो आइडियल प्रेजेंट डे की रियलिटी को दर्शाता है. प्रेजेंट डे की रियलिटी इज वेरी वेरी हार्श रियलिटी. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन खास करके भारत जैसी कंट्री में इज लिविंग इन रूरल एरियाज. और रूरल एरियाज में हेल्थ का
बहुत सारे इश्यूज हैं। एक्सेस एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर इज अ बिग चैलेंज। देन सर अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी। This is about rural areas. Even in urban areas, talk about urban poor, slums, वहाँ पे हेल्थ की कंडीशन बहुत ही खराब है। टॉक अबाउट वुमेन, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन आर डिनाइड एक्सेस टू द वेरी गुड हेल्थ केयर। सो भारत में proportion of anemic women is very very high. Hygiene condition, this is very very low. So this is what, इसके अलावा इनकम फैक्टर, एक टर्म हमेशा हेल्थ में यूज होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब हम अगर अपने हेल्थ इश्यूज पे अगर हम खर्च करने जा रहे हैं तो हमारी पॉकेट से कितना पैसा खर्च होता है। सो इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी हाई। इट्स अराउंड 65 to 70%. सो जस्ट इमेजिन सिचुएशन, एक गांव का आदमी है जिसकी 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 रोज की इनकम डेली वेज यानी कि दिहाड़ी के थ्रू आती है। ही वर्क्स इन नरेगा और सम कंस्ट्रक्शन प्लॉट, एंड व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू इसे जाना पड़ रहा है शहर में दिखाने के लिए, बिकॉज गांव में ग्रामीण में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो शहर में जाने के कारण सबसे पहले उसको वेज लॉस हुआ, और इस लॉस के साथ साथ जब वहाँ जाता दिखाने के लिए, डॉक्टर दिखाता है, तो ही हैज़ टू पे फ्रॉम हिज पॉकेट, और ये पॉकेट से पैसा पे कर रहा है, उसके दवाई भी ले जा रहा है, तो ही इसको डबल लॉस पड़ रहा है। सो हेल्थ का इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा, इसके अलावा हेल्थ के कारण इसके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी आ रहे हैं। सो एक चीज़ एक रिपोर्ट में पाया गया है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो बीपीएल वाले के बॉर्डर पे रहती हैं, दिस इज बिलो पॉवर्टी लाइन, दिस इज एवर पॉवर्टी लाइन। एक डेटा के हिसाब से 6 to 8% पॉपुलेशन ओनली बिकॉज ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन नीचे चली जाया करती हैं। और ऐसे में अगर पैंडेमिक, कोविड-19 टाइप के पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, सो ऐसे सिचुएशन में हेल्थ की जो पूरी सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट फेसेस अ सिचुएशन ऑफ हेल्थ क्राइसिस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस सिचुएशन। और इसका अगेन इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उन लोगों पर पड़ता है जो मोस्ट वल्नरेबल है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस। अभी हमने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे देखा था हाउ हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद द राइजिंग डिमांड। हमने कई बार ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केसेस देखे हैं जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल लेड टू डेथ ऑफ मेनी पीपल, मेनी चाइल्ड। इन फैक्ट 2017 गोरखपुर इंसिडेंट। बिहार की बात करें, बिहार में देयर इज अ फेमस इनफैक्ट डिजीज इंसेफ्लाइटिस। दिस कॉजेज हैवॉक। सो पॉइंट हियर इज दैट कि इन सभी संदर्भ में देखते हो, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट जिसमें आज हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। और वैश्विक स्तर भी बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन किए जा रहे हैं, और वैश्विक स्तर पे बहुत सारी कठिनाइयां हैं। लेकिन हम पहले इंडिया स्पेसिफिक जो चैलेंजेज हैं इंश्योरिंग गुड हेल्थ, उसके बारे में बात कर लें। इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस। सो मेरी फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला जो इंडिया में चैलेंज आता है वो सर आता है रूरल अर्बन गैप। रूरल अर्बन गैप। आवर 65 to 67% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, और गाँव में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ कमी है दैट इज़ हेल्थ सर्विसेज की।
हेल्थ सर्विसेज आर बहुत ही कम मात्रा में प्रोवाइडेड है, और जो भी प्रोवाइडेड है उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी वो संदिग्ध है। सो इसके कारण हो क्या रहा है कि दिस इज क्वैक्स। मोस्टली लोग क्वैक्स पे आधारित है, क्वैक्स पे निर्भर है। क्वैक्स मतलब वो झोला छाप डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर डॉक्टर, दे डू नॉट हैव एनी डिग्री। व्हाट दे डू कि किसी डॉक्टर क्या उन्होंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया एज ए कंपाउंडर हेल्पर, थोड़ा बहुत सीख गया, देन स्टार्ट ब्रांडिंग देमसेल्फ एज ए डॉक्टर। एंड सबसे पहले इसमें से क्या क्या इश्यूज आते हैं जहां पे 65 to 67% जनता रह रही है। डेटा ये कहता है कि अर्बन एरियाज में वी आर हैविंग 3 गुना बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। सो दुगनी पॉपुलेशन रह रही ग्रामीण क्षेत्र में, तो दुगनी बेड की कैपेसिटी यहां होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिस्पैरिटी, देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी। द फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी। सेकंड शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। अगेन अगर मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल एंड बेड्स दिस साइड है अर्बन एरिया की तरफ में, तो मोस्टली डॉक्टर भी इधर ही होंगे। एंड अगेन डेटा सेज कि 70% डॉक्टर्स आर concentrated in urban areas. This is another big challenge. And third, as I talked about, जब भी मैं context establishment I was talking, third is your out of pocket spending। ये आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग क्या होता है? मान लो मैं सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, वहाँ मैंने पर्चा कटवाने के बाद लाइन में खड़ा रहा, डॉक्टर्स दिखवाने के बाद मुझे वहीं पे मेडिसिन प्रोवाइड करा दी गई। सो हुआ क्या कि इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं दिन भर खड़ा रहा, बट अल्टीमेटली मुझे पैसा वैसा कहीं नहीं पे करना पड़ा। बट इमेजिन अ सिचुएशन कि मैं शहर में आता हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ पे क्या है। सो व्हाट आई विल डू, मैं किसी से पूछा, किसी से मैंने रेफरेंस लिया, समवन टोल्ड मी कि सर आप यहाँ चले जाओ एंड ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनके पास क्या, उन्होंने बोला सर हमारी फीस 700 रुपये है। तो फर्स्ट आई हैव टू पे 700 रुपीज़। आफ्टर पेइंग 700 रुपीज़ ही आस्क्ड मी कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं। सो अगेन आई वेंट टू सम टेस्ट सेंटर, तो वहाँ पे मेरे कुल 4000 रुपये खर्च हुए। आफ्टर दैट मेडिसिन दिस हैपन टू बी 3000 रुपीज़। अगेन डॉक्टर साहब ने मुझे फिर बुलाया है आफ्टर 14 days। सो अगेन हैव टू पे द फी। सो दिस इज अ साइकिल जहाँ मुझे सारे के सारे पैसे खुद पे करने पड़ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनफैक्ट जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर वेरी वेरी हाई, स्विट्जरलैंड, सो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ के हॉस्पिटल्स जो आपके यहाँ के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे भी उनकी अच्छी कंडीशन है, एंड यू हैव टू पे 0 रुपीज़ फॉर ऑल दिस। सो दे हैव वेरी गुड सोशल सिक्योरिटी नेट। सो भारत में क्या आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग इज ऑल्सो वेरी 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 हाई। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस रूरल अर्बन गैप, उसके अंतर्गत हमने ये पॉइंट डिस्कस किए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज योर अर्बन पुअर्स। जो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दे आर फेसिंग। सो अर्बन पुअर्स मोस्टली अर्बन पुअर्स वो लोग होते हैं जो दे हैव कम थ्रू माइग्रेशन, ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट होकर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आए, और वहाँ पे बहुत ही मीनियल जॉब कर, लाइक समवन इज पुलिंग रिक्शा, समवन इज फ्लाइंग रिक्शा, और वो रात में खाना वाना खा के फुटपाथ पे दे आर स्लीपिंग। समवन इज कम फॉर एज ए वेज लेबरर्स।
एंड इनके अलावा कुछ लोग वहाँ पे स्लम्स में रहा करते हैं। एंड एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की स्टडी से ये पाया गया कि जो स्लम में रहने वाले लोगों में टीबी होने की ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना 1.5 टाइम्स इज हायर देन नॉर्मल पॉपुलेशन। अगेन चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट is very high, almost twice in slum areas. And slum एरिया में दो चीज़ें दो ट्रेंड दिखने को मिल रहे थे। उनका पॉपुलेशन आर ग्रोइंग वेरी हाई। इसके पीछे दो कारण है कि कुछ नए लोग एक्स्ट्रा स्लम एरियाज में गेटिंग एडेड, और जो एग्जिस्टिंग स्लम पॉपुलेशन है उनका पॉपुलेशन कंट्रोल सही से नहीं हो रहा, सो उनका टोटल फर्टिलिटी रेट इज हायर। सो ये दोनों ही विषय चिंताजनक है, इसलिए कि अगर स्लम में ज़्यादा लोग ऐड हो रहे हैं, सो अच्छे लोग जो अर्बन एरियाज में काम करने के लिए आ रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छे अवसर नहीं मिलने के कारण व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्टेइंग इन अ प्लेस विच इज नॉट हाइजेनिक। और जो रह रहे हैं पहले से, they don't have access to health, they don't know what is contraceptive, all these things, so population is rising. So again this is creating a vicious cycle of what? Population and poverty. A vicious cycle of population and poverty, because a population is rising, जो इंट्रा फैमिली रिसोर्सेस है, एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जो भी इनकम आ रहा है उसका जो पर कैपिटा रिसोर्सेस है, दैट विल डिक्लाइन। सो अगेन ये लोग पॉवर्टी के ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो पाता। ठीक है, देन अगेन द थर्ड मेजर इशू हमने देखा, फर्स्ट वाज द रूरल अर्बन गैप, सेकंड वाज द अर्बन पुअर्स इश्यूज, थर्ड वी टॉक्ड अबाउट, थर्ड इज योर कास्ट एंड जेंडर. In fact, what I would say, it's a concept of that. It's called a concept called intersectionality. मतलब हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, सोशल फैक्टर्स, जिनके बेसिस पे आपको एक्सेस हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करने में यू आर फेसिंग सो मच इश्यूज. लाइक यू आर ए वुमेन, सो डेफिनेटली आपको हेल्थ सर्विस एक्सेस करने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र में हो, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में फर्स्ट पॉइंट ही था कि वहाँ पे सर्विसेज आर नॉट इजली अफोर्डेबल, और अब ग्रामीण क्षेत्र में ऊपर से औरत हो तो यू नीड समवन जो आपको साथ में ले जाके पास के जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर शहर ले जाकर दिखाएंगे. और दूसरी, अगर आप वुमेन हो और आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आपकी हेल्थ पहली प्रायोरिटी तो होगी नहीं, फैमिली के लिए आपका जो हेल्थ होगा पहली प्रायोरिटी होगी नहीं. And just think a situation. You are a woman and also you belong to some lower caste and also you are poor. So multiple factors आपके साथ अब काम कर रही हैं, और जितने ये फैक्टर्स आपके साथ ऐड होते जाएंगे आपके चांसेस उतने कम होंगे कि आप हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे. सो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले अ रोल. कास्ट, जेंडर, रीजन, क्लास, income level. So all this play very important role. जैसे फॉर एग्जाम्पल a woman from scheduled caste and scheduled tribe, ये पाया गया है कि इनके पास असिस्टेड बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म के समय में देयर शुड ए मिडवाइफ और ट्रेन्ड प्रोफेशनल in comparison to other section of population is very very low.
59% of women from this category suffers from anemia. So this is again becoming a huge challenge, intersectionality. Now coming to the fourth point is about non-communicable disease. So NCD, non-communicable disease, is a major challenge. इनफैक्ट जब अपनी न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई, सो 2017 के न्यू हेल्थ पॉलिसी में एक बहुत बड़ी बात की गई थी कि जो हमारी पिछली हेल्थ पॉलिसी और अभी के हेल्थ पॉलिसी में ये फ़र्क है, और इस बात के कारण हमें एक नई हेल्थ पॉलिसी लाने की पड़ी कि जो पिछली हेल्थ पॉलिसी आई थी, पिछली हेल्थ पॉलिसी के टाइम पे इंडिया के पास जो मेजर इशू था, दैट वाज योर कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि ईजिली थ्रू ट्रांसमिशन इंटरेक्शन वो डिजीज आपका फैलता है. लेकिन 2017 के जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें लिखा सबसे पहले ही या दूसरे पैराग्राफ में, इट वाज रिटन कि इन द रीसेंट टाइम हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि इंडिया इज फेसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन अ बिग मेजर. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो मात्रा है और जो इम्पैक्ट है, it has increased significantly and it has came down in comparison to this. So this is becoming a main challenge. As per a data, 60% of death in India जो हो रहे हैं, उन जितने भी डेथ इंडिया में हो रहे हैं उसमें 60% डेथ इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर्स, किडनी डायलिसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट फैसिलिटी और भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज, इन ये सभी क्या है कि स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी वाले सेक्शन में चले जाते हैं. दिस आर नॉट easily available in रूरल एरियाज या फिर छोटे हॉस्पिटल्स में. सो अगेन इसके लिए आपको बड़े शहर में जाना पड़ेगा. एंड एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI, इसका गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा वो है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी थिंक टैंक है ये. इट्स एन NGO एंड दिस सेज कि अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इंडिया विल सफर $6 ट्रिलियन बाय 2030. जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट डबल ऑफ आवर GDP. एंड ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बढ़ने के पीछे और रीजन है आवर डेली लाइफ स्टाइल. देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल, क्योंकि जिस तरह से मिडिल क्लास इज राइजिंग, सो वी हैव मूव टू द पैकेज्ड फूड, एडल्टर्ड प्रोडक्ट्स, मिल्क. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स आर राइजिंग. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, डॉक्टर शॉर्टेज या फिर अपन कह सकते हैं लैक ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल. WHO के हिसाब से पर 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, जो कि इंडिया में भी 0.8 है. मतलब वी आर हैविंग फॉर एवरी 1000 पॉपुलेशन, मतलब एवरी 5000 पॉपुलेशन वी हैव 4 डॉक्टर्स. एंड ये तो ओवरऑल डेटा है. अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये डेटा बिकम वेरी वेरी सीवियर. ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हर 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा.
और जो डॉक्टर हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि जो भी डॉक्टर अच्छे मेडिकल कॉलेज वगैरह से पढ़े होते हैं, दे डोंट वांट टू सर्व इन रूरल एरियाज। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, बट इट हैज़ टू बी सीन हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। सो अभी इन सभी मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई 2017। इसमें बहुत सारी बातें की गई कि इंडिया विल डू दिस, इंडिया विल डू दैट, एंड वी ब्रॉट आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जहां पे एक इंश्योरेंस मॉडल का आधार पे आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। लेकिन चैलेंज है कि अभी भी इंडिया में ये राइट टू हेल्थ वाले फॉर्मेट में नहीं आया है। दिस इज अ वेलफेयर स्कीम, दिस इज नॉट ए राइट टू हेल्थ प्रोग्राम। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें किन किन एरियाज पे काम करने की जरूरत है। दिस बिकम रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे पहली चीज है सर, वी नीड अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सबसे पहला हेल्थ वो सेगमेंट है जहां पे गवर्नमेंट को हैज टू प्रायोरिटाइज। ओनली गवर्नमेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि देखो हेल्थ वो चीज़ें हैं जो मार्केट कांट प्रोवाइड। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन वाले फेज में देखा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे मार्केट कैन प्रोवाइड, बट मार्केट प्रिंसिपल वर्क ऑन द फिलॉसफी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो हेल्थ वगैरह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और खास करके वैसे लोग जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो मार्केट कभी भी उनके हेल्थ का केयर नहीं कर सकता है। इट्स बिकम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और वैसे भी इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और हमारे डीपीएसपी में इसके बारे में जिक्र भी किया है कि स्टेट विल ट्राई टू इंश्योर हेल्थ वाला कंडीशन। सो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर हेल्थ। और इसके अलावा जो हमारा अभी हेल्थ पे हमारा एक्सपेंडिचर एज ए जीडीपी, इट इज समवेयर अराउंड 1.3 to 1.4%। इसे बढ़ा के हमें 2.5% ऑफ जीडीपी करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इज नीडेड। In fact, national health policy talks about that. So first, सबसे पहले तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, और गवर्नमेंट अपना खर्च बढ़ाए। गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, उसको डबल करने की जरूरत है। इसके अलावा वी नीड अ टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच। देखो, इंडिया इज नॉट अ होमोजेनस कंट्री। यहाँ पर जो एज प्रोफाइल से लेके बहुत सारे जेनेटिक बायोलॉजिकल वेरिएशंस हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वो लीची के कारण दे क्रिएट हैवॉक ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली। ऐसे यू विल सी इंडिया के बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे कुछ डिजीज बहुत प्रिवलेंट है। सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, although these are a genetic disease. So we need a focused approach कि किस पर्टिकुलर एरिया में किन किन चीज़ों का किस तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है। कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा हो सकता है जहाँ पे सर अभी पॉपुलेशन बर्थ रेट इज़ वेरी वेरी हाई, TFR इज़ हाई, तो वहाँ पे वी नीड कि कैसा TFR कम किया जाए और जो ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बॉर्न उनको अच्छे से केयर मिले। लेकिन साउथ स्टेट लाइक केरला में ओल्ड एज पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। सो हमें वहाँ की पॉलिसी ओल्ड एज पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी। एंड सबसे पहले चीज़, इन सभी चीज़ों के साथ साथ राइट टू हेल्थ शुड बी ब्रॉट। राइट टू हेल्थ लाने के बाद इट विल पुट
गवर्नमेंट अंडर प्रेशर, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमने ये बात किया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ब्रिजिंग रूरल अर्बन divide. As we discussed in our problem, what are the problem Indian health sector is facing? One problem, the biggest problem was that rural urban disparity or divide. So we need to bridge this gap also. So lack of health support, हमने उसका देखा था, lack of skilled health professionals. We need to solve this also. आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस को ओपन करवाओ, मेडिकल एजुकेशन को इतना कॉस्टली क्यों बना रखा है, उसको सस्ता कराओ, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह को प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करवाया जाए। सो ऑल दिस गोइंग टू जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल के इशूज़ की कमी है वो उसको सॉल्व करेगा। प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो भी बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए चीज़ का मैंडेटरी किया जाए कि हाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दे हैव टू सर्व इन रूरल एरियाज ऑल्सो। जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर आते हैं उनका जो रेमुनरेशन सैलरी उनकी वो सैलरी अट्रैक्टिव बनाई जाए ताकि वो गाँव में जाके सर्व करने के लिए वो अग्री हों। फोर्थ, जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी देन टर्शरी, प्राइमरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अक्सर होता ये है कि बहुत सारे डिजीज़ अगर आप प्राइमरी लेवल पे स्क्रीनिंग कर लेते हो तो वो इस लेवल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसको इनिशियली यू कैन प्रिवेंट, बट एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होने के कारण सो वी अवॉइड, हम उसको रोकते रहते हैं, ठीक है देखता है, वी अवॉइड उसको हम टालते रहते जब सिचुएशन बहुत वर्स होती है देन वी स्टार्ट, तब तक ये ऑलरेडी आपको जो डिजीज़ है इस स्टेज पे पहुंच चुका होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को हमें हर जगह स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज रियली गुड कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट कैन बी रेप्लिकेटेड across the country. Apart from that, government itself is not able to provide. गवर्नमेंट के पास अभी इमीडिएट सॉल्यूशन में ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट सबको तुरंत हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगी। सो हमारे पास कंट्री में प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड, सो मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, so many छोटे छोटे बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हैज डेवलप्ड। सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू पार्टनरशिप, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत है। सो इस पार्टनरशिप को और कोलैबोरेटिव अप्रोच में एक्सप्लोर किया जा सकता है, बशर्ते कि ये इनके ऊपर प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, जब नहीं तो दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द पेशेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पार्टनरशिप एनजीओ के साथ भी किया जा सकता है। मोर देन एनजीओज आर इन इंडिया, वेरी मोर एनजीओज आर वर्किंग इन द हेल्थ सेक्टर, उनके साथ ये पार्टनरशिप किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे गावी, WHO, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, इन सबों के साथ भी हम कोलैबोरेशन करके फंडिंग के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, फंडिंग को हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और जो रिसेंट R&D हो रहा है उस पर भी काम कर सकते हैं। एंड मोर और लेस वी हैव एंटर्ड इनटू एरा ऑफ मोबाइल रिवॉल्यूशन। आज हमारे पास यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, in fact in ग्रामीण क्षेत्रों में, in rural India also, they are having mobiles phone in their hand, and this mobile phone is equipped with 4G or 5G,
थैंक्स टू जियो। सो एक टेलीमेडिसिन टेलीमेडिसिन एम हेल्थ के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है और इसको पेनिट्रेट किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जो डॉक्टर और का मिसमैच, जो डिस्पैरिटी है, दिस डिस्पैरिटी कैन बी सॉल्व। और प्लस जो हमारे पास डेटा जनरेट हो रहा बिकॉज ऑफ सो मच इंटरनेट पे कनेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस पेनिट्रेटिंग कनेक्शंस। अब हमारे पास नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत हम हर ग्राम पंचायत को डेटा के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो जितनी PHCs हैं, जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनके थ्रू वी कैन क्रिएट ए वेरी कोलैबोरेटिव डेटा। और जिस डेटा को और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वी कैन क्रिएट ए वेरी इंसाइट्सफुल इन्फॉर्मेशन कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में, किस पर्टिकुलर रीजन में हमें किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए, दैट वी कैन एग्जैक्टली नो। एंड इसके अलावा जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, सबसे पहले इनको एम्पावर करो, क्योंकि हेल्थ बिना लोकल बॉडीज़, और वेदर इट्स अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़, पंचायती राज, बिना इनको स्ट्रेंथन किए हुए आपका हेल्थ वाला प्रॉब्लम यू कांट सॉल्व। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मोहल्ला क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी गुड एंड सेम कॉन्सेप्ट कैन बी रेप्लिकेटेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, PHCs। और PHC को फंक्शनिंग बनाने के लिए यू नीड टू एम्पावर योर लोकल बॉडीज़ आपके स्ट्रेंथन होंगे। सो दे विल PHC के ऊपर दे विल पुट प्रेशर, दे विल एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम PHC। सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए देन इंडिया कैन थिंक ऑफ रीपिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। बिकॉज हमने कुछ दिन पहले के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि इंडिया इज फेसिंग स्किल शॉर्टेज के साथ साथ एक बड़ी समस्या ये भी है कि इंडिया में हेल्थ का इशू इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इशू। और बिकॉज ऑफ दिस हैज बिकम प्रोमिनेंट इशू, सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग सम फॉर्म डिसेबिलिटी। एंड ये डिसेबिलिटी उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है, और उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है। सो इट्स इम्प्लीकेशन इज सिंपली गोइंग टू बी कि इनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ना, जो आप बात कर रहे हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर गोइंग टू रीप आउट, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज दे विल अंडर परफॉर्म। सो ओवरऑल इट्स नॉट ओनली सोशियो इकोनॉमिक नेसेसिटी बट ऑल्सो इट्स अ मोरल इम्पेरेटिव दैट वी completely change the way health services are provided to our citizens. So let's move to the next article. So moving to the second article is about universal health coverage. Again, this article is again on a health, but इसमें health में एक particular dimension के बारे में ज़्यादा focus, that is UHC. It's a very very important concept, universal health coverage, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और UPSC ने 2015 के मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ इंडिया कैन इंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू ऑल। दिस टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मीनिंग क्या है। WHO के डेफिनेशन के हिसाब से UHC means that all individual, इसमें जो कैच है सर, all individual and communities receive health benefit and health services without, again this is the second keyword, without suffering any financial hardship. पिछले वाले जो हमने आर्टिकल में डिस्कस किया कि जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे हेल्थ सिस्टम में, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हेल्थ एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसी बात को करता है कि हर व्यक्ति को, हर कम्युनिटी को हर तरह के हेल्थ सर्विसेज मिले विदाउट एनी सफरिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप
और ये जो हेल्थ सर्विसेज होगा, ये हेल्थ सर्विस किन किन चीज़ों इंक्लूड करेगा? सो इट इंक्लूड्स ऑल और फुल स्पेक्ट्रम ऑफ essential quality health services from health promotion. हेल्थ प्रमोशन मतलब कैसे अपने स्वास्थ्य को, अभी आप बीमार नहीं हो, यू आर इन गुड कंडीशन, बट कैसे इसको और अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। हेल्थ प्रमोशन टू प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, rehabilitation and palliative care. So this is the definition of universal health coverage. कभी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन इटसेल्फ कि एज पर द WHO यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज दिस। हिंदी में इसको वी कैन राइट कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अर्थ है सभी व्यक्ति एवं समुदायों को बिना किसी आर्थिक कठिनाई हुए उनकी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करना, इसमें स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर रोकथाम, उपचार, पुनर्वास एवं उपशामक देखभाल तक करना शामिल है। सो हिंदी आप ये डेफिनेशन प्रयोग करेंगे और इंग्लिश में वो। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब आप अपनी सारे सिटीजन को सभी तरह की हेल्थ सर्विसेज बिना किसी भी फाइनेंशियल हार्डशिप के प्रोवाइड कराएं। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सो वी कैन से UHC हैज 3 component to all communities and individual, all services बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के, विदाउट एनी फाइनेंशियल हार्डशिप। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो क्या हमारे संविधान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए कोई बात है? सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच वी डोंट हैव डायरेक्ट प्रोविजन एज आई सेड अर्लियर राइट्स, हेल्थ राइट को लेके, बट हमारे DPSP में वी हैव टॉक्ड अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट हेल्थ। Article 39E, the Constitution directs the state to secure the health of workers. Article 42, Article 39E, Article 42 again of DPSP, again Article 47. So all these articles talks about अपने हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज इन DPSP। इसके अलावा 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो कोर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अगेन जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अपने हेल्थ UHC के ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है। सो वी कैन से कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो भी अगेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट
सो हमें इसमें सबसे पहले जान लिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगेन इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं हैं, तो जो जो डिस्कस हमने पॉइंट उसमें डिस्कस किया, सेम पॉइंट विल बी डिस्कस्ड हियर ऑल्सो। एक और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि सर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड राइट टू हेल्थ, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? ठीक है, तीनों अलग चीजें हैं। सो देखो दोनों चीजें आपस में एक तरह से लिंक्ड हैं, बट दोनों एक डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है। दोनों आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस बात पे ज़्यादा फोकस देता है कि वी हैव टू इंश्योर, एक ऐसा मैकेनिज्म हम इंश्योर करना है हमें, वेदर इट्स टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, प्लस जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किया उन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करके एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का ये बात करता है। वेयर इज राइट टू हेल्थ? राइट टू हेल्थ एक ब्रॉडर आइडिया है जो सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि आप अपने सिटीजन के हेल्थ नीड्स को पूरा करेंगे, जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, सो उनको पता होगा कि पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट में ये अंतर निहित है कि सरकार को उन सारी मिनिमम नीड्स को फुलफिल कराना है जिससे वो अपनी निगेटिव लिबर्टी को एंजॉय कर सके। तो ये राइट टू हेल्थ वाला जो कंडीशन दैट फॉल्स अंडर दिस, सो यूएचसी एज अ वेलफेयर प्रोग्राम वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट, बट अभी भी राइट टू हेल्थ ये नहीं हुआ है। सो व्हेन यूएचसी as a mechanism is covered under right, then it is both these are converges, then we create a holistic right based universal health coverage. So this will be called holistic right based universal health coverage. So देखो इस आर्टिकल में बात किया है, इस आर्टिकल में ऑथर ने बात किया है कि there are two kinds of liberty. There are two kinds of liberty. The first is freedom from negative freedom. Second is freedom to positive freedom. Freedom from means absence of obstacle. Freedom to autonomy determining achieving individual collective purposes. ठीक है. So the constitutional right of health is critical. So इन्होंने भी उसी पॉइंट को डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बनाने के लिए, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सो रेस्ट सारे पॉइंट्स आपके पहले वाले आर्टिकल जैसे ही रहेंगे। ठीक है, सो यूएचसी, हमने यूएचसी कॉन्सेप्ट देखा, यूएचसी और कैसे डिफरेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आपके राइट टू हेल्थ से हमने वो देखा, और दोनों अगर मर्ज कर देंगे तो व्हाट विल हैव राइट बेस्ड यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इसी की हमें ज़रूरत है। और जो हेल्थ वाला कंपोनेंट है उसको राइट डीपीएसपी सेक्शन से मूव करा के उसको राइट वाले सेक्शन में लेके आइए, फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, सो अगेन सो दिस वाज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक छोटा सा आर्टिकल दैट वाज कवर्ड हमने मेन शॉर्ट्स में कवर किया। कई बार अब हमने सोचा कि कुछ जो बड़े बड़े इश्यूज हैं दैट विल कवर हॉलिस्टिकली, बट कुछ इश्यूज होते हैं जिन पे आप मेंस अपने आंसर लिखने का प्रयोग करेंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे है। सो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता है हमेशा कि किसानों को जो मार्केट प्राइस होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस होता है, वो मार्केट प्राइस में किसानों को बहुत कम शेयर मिलता है। इनफैक्ट अशोक दलवाई कमेटी जो बनाई गई थी किसानों के आय दुगनी करने के संदर्भ में,
सो उनका ये मानना था कि मुश्किल से 40% ही किसानों तक पहुंच पाता है। और जो हमारा प्राइस चेन है, वो हमारा प्राइस चेन मतलब फार्मर टू कंज्यूमर का जो लिंकेज है, दैट लिंकेज इज वेरी वेरी, क्या बोलते हो, लेंदी। सो बिकॉज ऑफ इट इट क्रिएट्स सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट और ये इंटरमीडियरीज दे क्रिएट्स मोर मनी देन फार्मर इट सेल्फ। दिस इज अ फार्मर से फिर जो सबसे पहले यहाँ पे जो लोकल एग्रीगेटर है वो लेगा। लोकल एग्रीगेटर भी ना लेके मान लो फार्मर डायरेक्टली मंडी गया, तो मंडी में सबसे पहले एपीएमसी पहुँचेंगे, वहाँ पे एजेंट है। और एपीएमसी मेनली आहरतिया होते हैं, आहरतिया। अगेन ये आहरतिया वाले देंगे आपको होलसेल वाले को। सो होलसेल से हो सकता है कि होलसेल से आप एक्सपोर्ट करो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाए, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाए। सो कंज्यूमर डायरेक्टली जाने के लिए अगेन इट हैज़ टू गो वन मोर चेन, दैट इज रिटेलर, then finally it will reach to consumer. So in that case what happen, मेजॉरिटी ये जो जितना प्राइस चेन आपका बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा फार्मर्स को प्राइस मिलने में कम शेयर मिलता है। एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग द सेम आर्टिकल। इस आर्टिकल में वही बात की गई है कि यूएई में हमारा यहाँ से ओनियन एक्सपोर्ट होके जा रहा, और यूएई में जो प्राइस है 120 रुपये से 150 रुपये किलो के आसपास वहाँ प्याज बिक रहा, और हमारे फार्मर्स को मिल रहा है उसमें मुश्किल 10 से 12 रुपये किलो। सो ओनली 10% ऑफ द एक्चुअल प्राइस। और ये पैसा बना कौन रहे हैं? यूएई के इंपोर्टर और इंडिया से एक्सपोर्टर मेनली ये बता रहे हैं बच्चा को चाहिए, और जो एक्चुअल प्रोड्यूस जो लेके आ रहा है ही इज गेटिंग ओनली 1/10। दिस इज कॉल्ड मुनाफाखोरी। सो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में कि फार्मर्स आर नॉट एबल टू इंश्योर, फार्मर आर नॉट एबल टू सिक्योर अ रेम्यूनरेटिव प्राइस। जब तक आप रेम्यूनरेटिव प्राइस को इंश्योर नहीं करेंगे तब तक आपका फार्मर्स का डबलिंग इनकम भी नहीं होगा। प्लस जो एमएसपी बेस्ड मार्केटिंग मैकेनिज्म है उससे आप फार्मर्स को हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि एमएसपी इंश्योर करवाता है कि आपको फेयर प्राइस मिलेगा। अगर वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से फेयर प्राइस मिलने लगे, रेम्यूनरेटिव प्राइस, सो धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी है फार्मर्स की एमएसपी वो कम होनी शुरू होगी, और धीरे धीरे जो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह इशू देख रहे हो उनका कोर इशू है ये मार्केटिंग मैकेनिज्म, ये सॉल्व हो जाएगा। सो इसको आप एज ए फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं फार्मर वाले किसी भी इशू में। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज प्रीलिम्स बूस्टर। So the first article in prelim section is that what is the technology behind manufacturing a semiconductor chip. बेसिकली इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से इस बात को पहले लिया गया है कि वाई दिस सेमी कंडक्टर चिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली सेमी कंडक्टर चिप बनाने की जो क्षमता है, ये कैपेसिटी इज़ ओनली लिमिटेड टू वेरी स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि कुछ ही देशों के पास सही क्षमता है। और पैंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक और इसके अलावा और भी जो जियो स्ट्रैटेजिक मूव है, इनके कारण ग्लोबल वैल्यू चेन जो अपना सेमी कंडक्टर चिप का है उस पर डिसरप्शन आने के कारण बहुत इसका इम्पैक्ट अलग अलग देशों का अलग अलग वैल्यू चेन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक कार मेकिंग में, अदर भी और जो प्रोसेस हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो अभी रिसेंटली भारत में टाटा ने ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान से पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन पीएसएमसी के साथ कोलैबोरेशन किया, और दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अप, गुजरात में प्लांट सेटअप करके 2026 में फर्स्ट टाइम दे विल रोल आउट देयर फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप।
इसके अलावा दो और असेंबली टेस्ट प्लान गुजरात और असम में हैव बीन रिसेंटली अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जान रही है कि हाँ ये दिस सेमी कंडक्टर चिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए वी हैव टू डेवलप सेल्फ रिलायंस एबिलिटी, आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर आधारित दे वांटेड टू क्रिएट दिस। सो दिस इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज फॉर दिस न्यूज़। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है व्हाट इज सेमी कंडक्टर, जो इस आर्टिकल समझाया गया है कि सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती कैसी है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जानना, हमें बस इसके बेसिक बेसिक प्रोसेस को टर्म्स के साथ हम फैमिलियर हो जाते हैं अगर प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू आर एबल टू आंसर बिकॉज दिस इज इन न्यूज़ फॉर सम वाइल फॉर रिसेंट टाइम। So you must be able to answer the questions which are not in very deep knowledge, but you must be familiar with the key terms and the process. So what is the first semiconductor? Semiconductor, sir, ऐसा समझो कॉपर, जिस तरह कॉपर इज अ प्योर कंडक्टर, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी को प्योरली कंडक्ट करता है, एंड रबर ये प्योरली इंसुलेट करता है, रबर प्योरली इंसुलेट करता है। तो इन दोनों के बीच का स्टेज इज सेमीकंडक्टर। ये अपने में से कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करने देगा कुछ कुछ हद तक, कभी कभी बिल्कुल पास नहीं करने देगा। एंड सर ये ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि इन मटीरियल्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। सो इम्प्योरिटीज अशुद्धता, सो जब वो अशुद्धता ही उसके अंदर ही करैक्टर लेके आते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास गया इन इम्प्योरिटी के पास, दे विल ब्लॉक इट, इसको मूव नहीं करने देंगे, और दूसरे रास्ते से अगर गया जहाँ इम्प्योरिटीज नहीं वहाँ से पास हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट क्रिएट्स एडवांटेज बेनिफिट। और इन सारी मटेरियल्स को हम अलग अलग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये चिप बनता कैसे, इस चिप बनने के पीछे जो प्रोसेस है इसको इस तरह समझिए कि एक बहुत बड़ा सिलिकॉन का प्लेट है। एंड पॉइंट अगेन ये भी है कि सिलिकॉन ही यूज़ किया था बिकॉज सिलिकॉन इज अ मोस्ट फेवरेबल मटीरियल दैट इज यूज्ड टू फॉर सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए, कि बिकॉज सिलिकॉन में बहुत इजीली हम इसके सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ को बहुत इजीली हम इनहेंस कर सकते हैं। सो हमने सिलिकॉन का हमने मटेरियल लिया, और जिस तरह से पेंटिंग अपन स्टेंशिल यूज़ करते हैं, स्टेंशिल मतलब कि वो आइटम, ये वाला आइटम अपन स्टेंसिल यूज़ करते हैं और इसके ऊपर पेंट स्प्रे करते हैं। तो जहाँ पे होल है सिर्फ होल के नीचे वाला पार्ट पेंट होगा, जहाँ पे ब्लॉक है वो पार्ट पेंट नहीं होगा। तो सिमिलरली वैसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हम एक स्टेंसिल टाइप का स्ट्रक्चर लगा दिए, ये वाला पार्ट ब्लॉक है, और इसके ऊपर से अपन इम्प्योरिटीज डालना शुरू किए। इम्प्योरिटीज मान लो बोरोन है या फिर फॉस्फोरस है। सो ये इम्प्योरिटीज जो जहाँ रास्ता ब्लॉक ये ओपन होगा, सिर्फ वो एरिया कवर करेगा, जहाँ ओपन नहीं होगा वो एरिया कवर नहीं करेगा। तो सिमिलरली लाइक स्टेंसिल ये वर्क करता है, ठीक है। और ये बेसिकली जब मैं तो एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ रियल में दिस इज नॉट अ पेंट के थ्रू नहीं होता, इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। द टर्म इज डोपिंग, दैट इज वेरी वेरी सिमिलर, ऐसा ही कुछ होता बट इट्स वेरी टेक्निकल, वेरी सोफिस्टिकेटेड। और जिसके लिए ये जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन और आयन इम्प्लीमेंटेशन। डिफ्यूजन और आयन इम्प्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये एक पैटर्न बना, इसके अलावा कोई भी चिप एक पैटर्न में सिर्फ नहीं होता, उसके पास मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इट्स लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत, और इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है। सो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और ये हर लेयर का अपना अलग पैटर्न होगा। सो हर उसी पैटर्न के हिसाब से ये अलग अलग तरह से करंट को मोबिलाइज करेगा। सो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस जिस पे आपने वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया। देन द रोल इज ऑफ ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। ट्रांजिस्टर्स ये आप देख सकते हो किस तरह से लेयरिंग की जा रही है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया जा रहा है किस तरह से ट्रांजिस्टर के ऊपर लेयर्स हैं चिप, सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर में, ठीक है। देन यू हैव दिस ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आर बेसिकली फंडामेंटल यूनिट। एक लेयर अपन ने ऐसे बिछाया, दूसरा लेयर ऐसे बिछा, इसमें भी करंट गया, इसमें भी करंट गया, दोनों लेयर, दोनों करंट को अगर अपने को चाहते कि नहीं यहाँ से स्विच करे और इसमें स्विच करे, इसमें स्विच करे, इसमें स्विच ना करे, सो इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। उस ट्रांजिस्टर के अंदर वो फार्मूला फिट करना पड़ता है कि भाई इस सिचुएशन में तुम ऑन हो जाओगे, सिचुएशन तुम ऑन नहीं होगे, कुछ अपना होता है लॉजिक वगैरह, वो हमारे जानने की जरूरत नहीं है। सो ट्रांजिस्टर सबसे बड़ा हीरो होता है जो करंट को कब ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ठीक है। और ट्रांजिस्टर एक और ये होता है कि ये सिग्नल्स जो आते हैं उसको ये बढ़ा भी सकता है, एम्पलीफाई भी कर सकता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकता है। सो ये सारे रोल होते हैं सिग्नल के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज फैब्रिकेशन में क्या होता कि चिप जो भी होते, चिप टेक्नोलॉजी नेम्ड आफ्टर द डायमेंशन द फीचर्स प्रिंटेड ऑन द चिप। मान लो चिप है, चिप के ऊपर जो भी फीचर है, ये एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट ऐसा कुछ, ठीक है। इस सर्किट का क्या डायमेंशन है, उसके आधार पे इस चिप की नेमिंग की जाती है। सो अगर डायमेंशन इज 28 नैनोमीटर, सो चिप विल बी कॉल्ड 28 nm। और अपने आर्टिकल में देखिए, गौर से लिखा हुआ है अपने आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही कि इट विल रोल आउट इट्स फर्स्ट 28 nm चिप। सो इसका मतलब ये हुआ। और स्मॉलर नंबर मीन्स more transistors packed into a smaller area leading to a faster and more power efficient chip। It's like कि ये आपका चिप है और इस चिप पे छोटे छोटे एरियाज में छोटा डायमेंशन है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में 4 ऐसा लेयर अपन अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर डायमेंशन बड़ा होगा तो इस पर्टिकुलर एरिया सिर्फ एक ही अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो 4 अकोमोडेट कर सकता है दे आर मोर इफिशियंट, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना हम कॉम्पैक्ट चीज़ें बना सकते हैं। हमारा जो लैपटॉप है, हमारी जो मोबाइल फ़ोन है, अभी आप स्मार्ट वॉचेस देखते हो सकता है कि उस कलेक्ट में और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, उसमें और भी माइनस्कुल लेवल पे चीज़ें हो। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस तरह से पोस्टल स्टैम्प इमेजिन करो, जो पोस्टल स्टैम्प होता है, सारे पोस्टल स्टैम्प को एक पोस्टल स्टैम्प को थोड़ा ना प्रिंट होता होगा। पोस्टल स्टैम्प किस तरह प्रिंट होते, बड़े से पेपर पे एक साथ 100-500 पोस्टल स्टैम्प को प्रिंट कर लिया गया, इस तरह से प्रिंट होने के बाद हम एक को काट अलग कर लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप बचपन में आप लोगों ने कभी यूज़ किया होगा, कई बार आपने मांगा होगा पोस्ट ऑफिस जाके, मैं पोस्टल स्टैम्प 10 रुपये का, तो कई बार 10 रुपये का एक साथ फाड़ के दे दिया करते थे। सो व्हाट हैपन, सेम चीज़ या चिप्स आर मैन्युफैक्चर लाइक पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। हंड्रेड्स आर प्रिंटेड ऑन सर्कुलर सेमीकंडक्टर वेपर। इस तरह का सर्कुलर सेमीकंडक्टर वेपर, इस पर बहुत सारे चिप्स एक साथ इन पे प्रिंट कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। मतलब आपका जितना बड़ा वेफर होगा उतना एक बार आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। देन फिर सबको अलग अलग कर लिया जाता है। देन ईच चिप इज पैकेज्ड एंड वायर्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर पावर एंड सिग्नल, ठीक है। एंड देन इसको बार बार हम फंक्शनैलिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए चेक करते हैं। सो ये चिप मेकिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटायर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जितने भी आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं सारी चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बट इंडिया को जो सेमी कंडक्टर लैंडस्केप है,
ठीक है, इंडिया चिप डिजाइनिंग में इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया में चिप का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट समझिए, कई बार क्या होता है कि आपके जो साड़ी बुनने वाले होते हैं, साड़ी बुनने वाले डिज़ाइनिंग नहीं करते। डिज़ाइनिंग कोई निफ्ट का बंदा है, वो बैठ के कर रहा है, निफ्ट का बंदा डिज़ाइनिंग करने के बाद उसने उस डिज़ाइन को साड़ी बनाने वाले को भेज दिया। अब साड़ी बनाने वाला उस डिज़ाइन को उसने प्रोसेस से बता दिया, दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द साड़ी। सो इंडिया में इस चिप को डिज़ाइन करना, आपने वहाँ से प्रोसेस समझा दिया कि हमें एक ऐसा चिप चाहिए जिसमें हम इनपुट ये दें, इस करंट ये दें, तो आउटपुट हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन प्लान करो। सो इंडिया वाले डिज़ाइन वाले बड़े एक्सपर्ट हैं। बट अगेन इसके जब मैन्युफैक्चरिंग का आता है कि भाई डिज़ाइन के बाद इसको मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ेगा, साड़ी के डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा, साड़ी को अपने को मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी कैपेसिटी नहीं है। जिस चीज़ को हम लोग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्डअप करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज इट नीड्स क्रॉस डिसिप्लिनरी एफर्ट। और इंडिया शुरू से ही, अगर आप देखो इंडिया का जो IT रिवॉल्यूशन हुआ, IT रिवॉल्यूशन में जो बड़ी समस्या ये आई, अपन सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, बट हार्डवेयर में स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रॉस डिसिप्लिनरी एफर्ट। जहाँ पे वी नीड इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिसिस्ट, बहुत सारे लोगों मिल के तब जाके इंडिया का टेक इकोसिस्टम, और खास कर इंडिया का सेमी कंडक्टर चिप इकोसिस्टम विल बिकम रॉबस्ट एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये हमारा अपना पहला आर्टिकल था। दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टुडे इज 8th of April, और आज ही के दिन 8 अप्रैल 1911 को एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट वाज द फाइंडिंग ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सो एक्चुअली हुआ क्या, 8 अप्रैल 1911 प्रोफेसर ओन्स, उनका बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर हाइके कॉमलिंग ओन्स। सो ही वॉज एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, क्या किसी मटेरियल को हम इस स्टेज पे पहुंचा दें कि उसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाए। बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू करंट को अगर फॉलो कराएं वो जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में जितनी भी ऊर्जा को हम बहाना चाहते हैं, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना चाहते हैं, उसका जीरो लॉस हो। सो इसी चीज़ को लेके ही वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग। सो 1908 में व्हाट हैपेंड, इन्होंने उस 1908 में इन्होंने हीलियम को लिक्विफाई करना का टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, कि इन्होंने हीलियम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हीलियम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। इसके पहले सुपर कंडक्टिविटी चेक करने के लिए एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को अचीव करना बहुत मुश्किल था। सो 1908 में इन्होंने इस लेवल पहुँच गए जहाँ पे -250 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर को पहुँचा सकते हैं। एंड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इन 1911 ही फाइनली फाइंड आउट कि अगर मरकरी यानी कि पारा को आप 4.2 केल्विन, मतलब 273 माइनस 4.2 मतलब 200 लगभग 273.8 सॉरी 268.8 माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पहुंचा दें तो मरकरी किसी भी तरह का रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। और दिस वॉज अ ब्रेक थ्रू इवेंट। इन्होंने सबों को इन्फॉर्म किया कि भाई दिस इज़ पॉसिबल कि हम किसी भी मटेरियल मेटल के थ्रू वी कैन कंडक्ट electricity without any loss, and this phenomena came to be known as superconductivity. This phenomena is known as superconductivity. इसके बाद इसमें प्रैक्टिकली समस्या ये है, प्रैक्टिकली
सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर काम करना पड़ता है, बट इतना लो टेम्परेचर प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होने के कारण आप ये जो सुपर कंडक्टिविटी फीचर्स है, इसका बेनिफिट आप डे टू डे लाइफ में यू कांट टेक। तो ये सुपर कंडक्टिविटी के जो फीचर्स हैं, यदि उसका बेनिफिट आप डे टू डे लाइफ में उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको सुपर कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पे अचीव करना होगा। एंड इन रिसेंट टाइम में ये लगातार कोशिश की जा रही है कि सुपर कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पे कैसे अचीव किया जाए। सो दिस इन ISC बैंगलोर से लेके साउथ कोरिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड R&D लैब आज इस चीज़ में लगे हुए रूम टेम्परेचर को इसको अचीव करने के लिए, एंड सो मेनी रिसर्च एंड वर्ल्ड वाइड गोइंग ऑन। एंड इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और टर्म है मैसेंजर इफेक्ट। मैसेंजर इफेक्ट इज समथिंग कि जितने भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जब उनके थ्रू करंट का फ्लो होता है, सो द रिपेल एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। They repel any kind of magnetic field, and this phenomena is called Messier effect. This happen because कि सुपर कंडक्टिविटी के टाइम पे व्हाट हैपेंस कि जब प्योर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की आसपास में कोई जब मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इसके अपर पार्ट में। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करंट, और ये स्क्रीनिंग करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड जो आप बाहर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को भगा देता है। सो दिस इज व्हाट अ वेरी ग्रेट फेनोमेना, दिस इज कॉल्ड MEESSNER, मैसेनर इफेक्ट। ठीक है, सो दिस आर वेरी टू टेक्निकल, ऑल द आज का प्रीलिम्स बूस्टर इज टू टेक्निकल, और एक हमने जोग्राफिकल लोकेशन का डाला है 3 इश्यूज, बट दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर कंडक्टिविटी लगातार न्यूज़ में बना हुआ इस कारण से क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हमने सुपर कंडक्टिविटी खोज करने के प्रयास में लगे हुए हैं, और इनफैक्ट हमने अपने टीचर्स वाले में ये आर्टिकल पहले कवर भी किया हुआ है कि कैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर में साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था, हमने ये सक्सेसफुली किया है। ठीक है, उस क्लेम को वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, सो ये सारे टर्म दैट कैन बी आस्क्ड कि समटाइम्स सी इन न्यूज़ व्हाट इज़ दिस इफेक्ट कॉल्ड। ठीक है, एंड इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो प्लीज़ ये जो बेसिक टर्म्स हैं उनको बी फैमिलियर। ठीक है, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू ऑल।